नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? हाँ सर जी, चलो। केस सिनेरियोस की दुनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से बता दूं, ये जो 30 केस स्टडीज आपकी दे रखी हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनके जैसा क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, मैं यहां इन केस स्टडीज के सिर्फ आंसर टैली आपको नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस तरह की केस स्टडी आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आएगी तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें क्या तरीका, क्या प्रोसेस आपको लगाना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन को जब आप हैंडल करें, सॉल्व करें, टैकल करें, तो आप उसे 3 हिस्सों में अपनी प्रोसेस को डिवाइड कर लें। नंबर 1, आपको समरी बनानी है, लेकिन ध्यान रखें, समरी बनाते समय सिर्फ आप समरी ही बना रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, आप उसके पीछे का लॉ नहीं सोच रहे हैं, आप उसका कंक्लूजन नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल टच क्वेश्चन जब होता है तो उसमें या तो कोई चीज ऐड होती है या लेस होती है, या फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। यही तो करेंगे ना। तो आपको समरी बनाते समय इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना है कि जोड़ना घटाना क्या करना है। बाकी सारी चीजों को साइड में रखो, सिर्फ समरी बनाइए। उसके बाद जब समरी आपकी बन जाए तो पूरा क्वेश्चन आपको एट ए ग्लांस दिखना शुरू हो जाएगा। अब उन क्वेश्चंस को जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो वहां पर अब उसके पीछे का लॉ रिकॉल करेंगे कि यार ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके पीछे का लॉ हमारा क्या बोलता है, एंड देन अपनी बातों को कंक्लूड करके आप सही वाले एमसीक्यू को टिक करके आएंगे। इस तरह से हमारी बात है। यही प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर जब आ रहे हैं वहां पर भी यही लगा के चलना है। ठीक है? बड़े ही इत्मीनान से, आराम से, पूरी जिंदादिली और जोश के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक बात बता दूं, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि हम इनके स्टडीज को छोड़ कर जाएंगे। ये आपको हर हाल में करनी है, करके ही जानी है। ठीक है? चलो जी, तो 15 मेरी हो चुकी हैं, 16वां नंबर अब आपके लिए यहां पर आ रहा है। और वो क्या बोलता है 16वां नंबर? आजा मेरे लाल और मेरे काले भाई, पीले आजा, सारे आ जाओ भाई मिलके। तो ये है यहां पर 16वीं केस स्टडी, सुरक्षा। Suraksha Travels Private Limited (STPL) is established on 3rd April in the city of Bangalore. बेंगलोर में है सुरक्षा, कर्नाटका में। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अफोर्डेबल प्राइस पर ये देते हैं। द कंपनी ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, 1 मई को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इन्होंने ले लिया है। एंड 1 जुलाई से कंपनी On 1st July, the company purchased motor vehicle of various seating capacity are as follows. यहां तक की बात को मैंने समरी में बना डाल दिया। ये रहे सुरक्षा, STPL है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 1 मई को लिया गया है, कर्नाटका में है। धंधा स्टार्ट किया है 3rd अप्रैल को, आगे लिखा मिलेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस AC वाली अपनी प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ इन्होंने मोटर व्हीकल भी परचेज किया है, तो टेबल बनी हुई दे रखी, तो मैं अपनी समरी के अंदर भला उस टेबल को क्यों कॉपी पेस्ट करूं, बिना बात के देख लेते हैं। सिटिंग कैपेसिटी इनकी यहां पर ये आ रही है। नंबर ऑफ व्हीकल्स ये आ गए, 7 पर्सन वाला जो कार है बेसिकली वो 4 व्हीकल खरीदे हैं, 9 की कैपेसिटी वाले 3 खरीदे हैं, 11 वाले 2 खरीदे हैं, 13 वाला 1 खरीदा है। ये इनके परचेज प्राइस यहां पर दे रखे हैं और जीएसटी का रेट आगे बता रखा है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, STPL एसोसिएटेड विद रूबा लिमिटेड, इन्होंने रूबा लिमिटेड के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाया। रूबा लिमिटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं उबर ओला की तरह, तो ये भी रूबा से जाके जुड़ जाते हैं। फॉर एनहांसिंग द बिजनेस ऑपरेशंस, रूबा लिमिटेड ओन्स या ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इन फॉर द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ठीक है, बेंगलोर के अंदर ही है, जुलाई से ही काम शुरू किया है। द कंपनी डेवलप कर रखा है इन्होंने अपना एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन लाइक उबर ओला डेवलप इन्होंने कर रखी है। कैन एक्सेस द नियरेस्ट अवेलेबल मोटर व्हीकल्स एंड कैब्स एंड अवेलेबल सर्विस। रूबा लिमिटेड कलेक्ट द कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर एंड रेमिट द सेम। जो रूबा है वो कस्टमर से, पैसेंजर से पैसे लेती हैं और अपना कमीशन काट के बाकी पैसा ये STPL यानी सुरक्षा वाले को दे देते हैं। आफ्टर रिटेनिंग द कमीशन चार्ज्ड बाई इट फॉर इट्स प्लॉट। ठीक है जी, तो इन्होंने कहा कि भाई जुलाई से इन्होंने क्या किया है, रूबा ई कॉमर्स ऑपरेटर है,
STPL यहां जुड़ गए हैं, पैसेंजर से कलेक्शन वगैरह यही करके चलते हैं। तो अब STPL की अपनी खुद की बुकिंग्स भी होती हैं जो अपने खुद के निजी सोर्सेज से आती हैं, और कुछ बुकिंग्स आती हैं इनके पास में रूबा के माध्यम से। तो इस प्रकार से डबल तरीके से इसका बिजनेस हो जाता है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरे एंजॉयमेंट के साथ में, ना कोई पीछे का लॉ देख रहे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमारे समझ में कोई बात ना आ रही हो, ध्यान दीजिए, सतर्क हो जाइए। अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही तो आप पीछे का लॉ रिकॉल कर रहे हैं। बी वेयर, यहां दिमाग लगाने की जरूरत तो है ही नहीं। समरी वाले स्टेप पर जो लिखा चुपचाप लिख दो यहां पर छोटे स्वरूप के अंदर, वैसे करके। तो क्या बोलते हैं, द डिटेल्स ऑफ फ्यू बुकिंग्स ऑफ STPL इन द मंथ ऑफ जुलाई आर एज फॉलोज। जुलाई के महीने में जो काम धंधा वो इस प्रकार से है, इट्स ओन अकाउंट, अपने खुद के सोर्सेज से, नॉट थ्रू रूबा लिमिटेड। क्या, एक बुकिंग ये थी 5 जुलाई को थी, ऑर्डर नंबर ये था, स्टार्टिंग सिटी बेंगलोर था, एंडिंग सिटी चेन्नई, मतलब बेंगलोर से चेन्नई तक की यात्रा थी। जो कस्टमर का रेजिडेंट था, जहां का कस्टमर था वो बेंगलोर का था बंदा, और डेट ऑफ पेमेंट या बुकिंग 3 जुलाई थी, और जो कस्टमर था, जो पैसेंजर था, वो यहां पर रजिस्टर्ड था। ऐसे ही करके कई सारी बुकिंग इन्होंने यहां पर बता रखी हैं जो खुद के रिसोर्सेज से कमाई हैं। द इनवॉइस इज इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रेवल इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। जैसे ही कंप्लीशन होती है, इनवॉइस हाथ के हाथ तुरंत इश्यू कर दिया जाता है। द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाइड बाई STPL थ्रू रूबा, जो रूबा के थ्रू काम किया है वो ये वाला है। वैल्यू ऑफ सर्विस इतना था, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में आ रहा है। CGST SGST दे रखे हैं, तो मॉडल पूरा समझ में आ गया। यस सर। ऑल अमाउंट्स CGST SGST से एक्सक्लूसिव बताए गए हैं, और कहते हैं बुकिंग्स विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर पेइंग टोटल फेयर ऑफ द जर्नी। ठीक है, ओके, देयर इज नो अदर इनवर्ड और आउटवर्ड, जो बता रखा है यही है, और बाकी सब ओके है जी। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भैया ये इनका है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था, 1 मई को लिया था, मोटर व्हीकल भी परचेज कर रखे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, खुद भी सर्विस देते हैं, और रूबा जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उसके माध्यम से भी सर्विसेज यहां पर दी जाती हैं। तो क्वेश्चन क्लियर है? यस। अब आ जाए भाई, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में आपका आता है। अमाउंट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स परचेज बाय STPL ऑन 1 जुलाई। इनका कोई सेक्शन 17(5) के मुताबिक ब्लॉक्ड क्रेडिट होगा या नहीं होगा? द आंसर इज नो। मैं मानता हूं कि मोटर व्हीकल का जो क्रेडिट होता है नॉर्मली ब्लॉक किया जाता है, परंतु इसका एक्सेप्शन है कि अगर आपका कोई शोरूम वोरूम है, वहां से आप सप्लाई कर रहे हो मोटर व्हीकल की, आपको अलाउड होगा। आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो तब भी आपको अलाउ हो जाता है। आप मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग की स्कीम, मोटर कार की जो ड्राइविंग होती है उसकी जो ट्रेनिंग सर्विस होती है उसे आप दे रहे हो, तो भी यहां पर ये आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाता था। चूंकि हम यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए हमें यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा यहां पर कोई किसी प्रकार का ब्लॉक्ड क्रेडिट नहीं होगा एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16(2) में बोलता है अमाउंट ऑफ GST पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर by STPL on the services supplied by it through Ruba Limited during the month of July। कह रहा है कैश लेजर से आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। मैं कहता हूं भाई साहब क्यों करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि ये जो है आपके हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है यहां पर आपका कवर होता है अंडर सेक्शन 9(5) में। चलिएगा, जो चार्जिंग सेक्शन का आपका आखिरी हिस्सा था, वहां पर ये बोलते थे कि 3 प्रकार की आपकी सर्विस हुआ करती थी HMT वाली। HMT मतलब होटल अकोमोडेशन हो गया, M मतलब लाइक मिसलेनियस यूटिलिटीज की बात हो गई, और T का मतलब हो गया लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। इसमें क्या बोलते थे कि अगर ये जो रियल सर्विस प्रोवाइडर होता है, अगर इसका कारोबार 10-20 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर ये स्वयं टैक्स भरेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसको डीम्ड सप्लायर यहां पर कहा जाता है, और वही व्यक्ति GST का पेमेंट करके चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आकर चूंकि इसका 10-20 से माना कि इसका रजिस्ट्रेशन था, बट वो वॉलंटरी बेसिस पर था। वहां जो वर्डिंग्स लिखी हुई है वो ये कहता है कि 10-20 से ऊपर अगर कारोबार जा रहा हो तो हम यहां पर बात करेंगे। यानी कि सेक्शन 22 में टर्नओवर बेस्ड आपका जो निकल के जा रहा होगा
रजिस्ट्रेशन, तो हम इस प्रकार की बात यहां पर करके चलेंगे। तो ऐसा इन्होंने यहां पर मालिक बोला है, तो इसलिए यहां पर इसकी लायबिलिटी बनती ही नहीं है। यहां पर जो रूबा है इनको अपना इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इसके थ्रू आ रहा है वो यहां पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे। ठीक है, यस सर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मालिक, और हमारा इसमें आता है थर्ड नंबर आता है, तो इस पर इनकी लायबिलिटी नील निकल के आएगी। थर्ड नंबर क्या बोलता है जी, कहता था यहां पर आकर अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय रूबा लिमिटेड ऑन द सप्लाईज on the taxable supplies made through it during the month of July, August and September। जो रूबा लिमिटेड है वो कितना यहां पर टीसीएस कलेक्ट करके चलेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा जो सेक्शन नंबर 52 आता है टीसीएस का, वो एचएमटी वाली सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 95 के अंदर जो सर्विसेज आपकी कवर होती हैं उन पर टीसीएस के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। तो यहां पर जो टीसीएस की बात होगी वो आपकी नील पर करी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। 16.4 में आते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर्स CA 435, PH 535 और GK 987, इन तीनों का प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहां पर बताना है। ये रहे आपके ये तीनों ऑर्डर यहां पर ऐसे करके। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन नंबर 12 हमारा यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बोलते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन आपकी B2B है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आती है, और अगर ट्रांजैक्शन B2C है तो वहां पर जो आपका बोर्डिंग प्लेस होता है वो यहां पर आकर बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि स्टेटस क्या है। जो पहली वाली ट्रांजैक्शन थी आपकी ये दे रखी है यहां पर B2C है, ये B2B है, और ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी B2C यहां पर आ रही है। तो जो B2C है उसमें तो आएगा आपका बोर्डिंग प्लेस, तो बोर्डिंग प्लेस पहले वाले में आ जाता है स्टार्टिंग, ये आ गया जी बेंगलोर, और अगले वाले में आ गया तीसरे वाले में हैदराबाद। लेकिन जो B2B होती है वहां आती है रेसिपिएंट की लोकेशन। रेसिपिएंट की लोकेशन का मतलब होता है उसके बिजनेस प्लेस की लोकेशन, और अगर वो ना दे रखी हो तो उसका जो रेजिडेंशियल प्लेस होता है उसकी लोकेशन यहां पर आ जाती है। तो चूंकि यहां पर बिजनेस प्लेस कस्टमर का नहीं है और नॉर एक आम आदमी है, तो उसकी जो रेजिडेंशियल प्लेस की लोकेशन है वो आपकी यहां पर आ जाएगी। तो बेंगलोर हैदराबाद हैदराबाद, इट इज द करेक्ट आंसर। बेंगलोर हैदराबाद हैदराबाद, ये आ गया जी, बेंगलोर हैदराबाद हैदराबाद, पहला आंसर इसमें आ जाता है। आगे बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑर्डर्स अंडर CA 234, UV 777 और XE 001। क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई भाई साहब सबसे पहले आपको इसका बता के चलना है। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए यहां पर हमारा जो सेक्शन काम करेगा, सेक्शन 12 और 13 आते हैं CGST एक्ट के। सेक्शन 12 गुड्स की बात करता है, 13 वाला आपसे सर्विसेज की यहां पर बात करता है, तो सेक्शन 13 यहां पर अप्लाई करवा दिया जाएगा CGST एक्ट का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसके तहत क्या बोलते हैं मालिक, तो नॉर्मल प्रोविजन ये बोल के चलता है कि अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू कर दिया गया है तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो चूंकि यहां पर जो आपके इनवॉइसेज हैं वो टाइमली इश्यू किए जा रही हैं, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया था, तो इनवॉइस और पेमेंट, तो इनवॉइस की डेट तो अपनी वही आएगी जब आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है, वहां पर निकल के आएगी 5 जुलाई ये आ गई जी अपनी। और उसके बाद में फिर डेट ऑफ पेमेंट ये है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर आपकी आ रही है 3 जुलाई, तो यहां पर 3 जुलाई विल बी द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आगे वाले जो हमारी कैटेगरीज हैं उनका भी हम यहां पर निकाल देंगे। तो पहले वाले का आएगा यहां पर 3 जुलाई, तो 3 जुलाई वाला आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो बाकी भी आपके अकॉर्डिंगली ही निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो इस प्रकार से आपका 16वां क्वेश्चन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 17th नंबर का। क्या कहता है, मिस्टर ए हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हु इज सप्लाइंग द सर्विस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, हिज अर्निंग्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एज फॉलोज। ये रहे मिस्टर ए करके हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में है, और ऑडिट वगैरह अपना ये करके चलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम द ऑडिट एंड एश्योरेंस से ये आता है अपना 1,86,00,000 रुपए, यानी 186 लाख रुपए की अपनी ये यहां पर इनका रेवेन्यू आ रहा है। इनकम फॉर एक्टिंग एज एन एग्जामिनर फ्रॉम ICAI, ICSI नॉट इन देयर रोल्स, मतलब एम्प्लॉय नहीं है ये, इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में इन्होंने सर्विस दी है अपनी ICI को और ICSI को, तो वहां पर ये 2.5 लाख रुपए का इनको पैसा मिल जाता है, 2.5 लाख ही मिल गया ICI ICSI से। उसके बाद आगे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं, और उसके लिए है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पीरियड
ईयर 13,90,000 रुपीज, और ये बात थी आपकी जून महीने की, ठीक है। यस सर। एंड उसके बाद बोलता है फर्दर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिस्टर बी परचेज करते हैं 10 कंप्यूटर एट ए प्राइस ऑफ 25,000 ईच। अच्छा जी, इन्होंने मिस्टर फर्दर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिस्टर बी जो हैं वो परचेज 10 computers at a price of rupees 25,000 each for his office, as new staff has been recruited by his HR team and had availed and utilized the ITC on the same. Further in the month of April Mr. B क्यों Mr. A है ना, हम तो Mr. A की बात कर रहे हैं ना ऊपर, तो आई थिंक ये ए आना चाहिए ना यहाँ पे। इन्हें परचेज किया ना, तो इन्हें यहाँ पर परचेज किए हैं, ये आगे साहब पीसी हैं 10 हैं 25,000 के भाव पर हैं, और आईटीसी वगैरह भी अवेल करके चलते हैं उनका। आगे क्या बोलता है साहब, ऑन 31 अक्टूबर आउट ऑफ दीज 10 कंप्यूटर्स मिस्टर ए शिफ्टेड 2 कंप्यूटर्स एट हिज रेजिडेंस फॉर हिज सन फॉर लर्निंग पर्पस। अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो इसमें से 2 कंप्यूटर बच्चों के लिए भाई क्लास देखेंगे अपने वो, तो इन 10 में से 2 जो थे वो घर भेज दी 31 अक्टूबर को एफओसी, और 2 पीसेस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू रखी है इनकी 10,000 ईच करके आगे बता रखी है, हम देखेंगे उसको, ठीक है। ये रही जी 31 अक्टूबर को इनकी ओपन मार्केट वैल्यू ये दे रखी है। मिस्टर ए बिलेटेडली फाइल्ड जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर बाय 5 days। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 10 लाख था, इंक्लूडेड इन द डिटेल्स ऑफ अर्निंग्स मेंशन्ड अब, ठीक है। एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स 18% का है। मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ समरी बनानी है। दिसंबर मंथ में डिले हुआ है 3B का 5 दिन के लिए, और टैक्सेबल सप्लाई जो थी यहाँ पर दिसंबर मंथ के महीने में बता रहे हैं ये 10 लाख रुपए की अपनी निकल के आ रही है, जो कि 18% से टैक्सेबल हो जाती है। तो ये इस तरह की यहाँ पर बात आ जाती है, और बाकी सारे जो फिगर्स हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी इन्होंने दे रखी हैं। और एक बार पढ़ के देख लें, अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। नो अदर इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं है, एंड ठीक है जी। अब आपको करना है यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मालिक। पहला बोलता है एज्यूमिंग दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर इज द 1920। अगर 1920 है तो मिस्टर ए इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कब तक इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखने होंगे? अगर ये 19-20 की बात करता है तो अच्छे से जानते हैं कि ये साल खत्म होने के जो रिटर्न जाती है इसकी 31 दिसंबर 2020 को जाएगी, तो यहां से 72 महीने का मतलब हो गया 6 साल। तो 6 अगर मैं काउंट करता हूं तो ये डेट आ जाएगी 31/12/2026 की यहां पर डेट आएगी, तो यहां तक इनको ये रखने जरूरी होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद में आगे बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट इज। एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी ऑडिट पर्पस के लिए इनका कितना निकल कर आ रहा है, तो हमें देखना है यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर। तो निकालिए भाई साहब एग्रीगेट टर्नओवर बंदे का यहाँ पर कितना निकल के आएगा। 186 तो ये हो जाता है, एक ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। ऑल आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर हम काउंट करके चलते हैं, और इन्होंने जो 2 पीसी ये अपने पर्सनल पर्पस के निकाल दिए हैं, तो शेड्यूल नंबर 1 के मुताबिक ये आ जाएगा कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जिनके संबंध में आप आईटीसी ले चुके थे, तो वो आपके यहाँ पर आकर कवर हो जाते हैं, राइट। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इनका वैल्यूएशन है यहाँ पे हम कैसे करके चलते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पर आकर मालिक। तो ये है ओपन मार्केट वैल्यू 10,000 ईच, तो ये आ गया जी अपना यहाँ पर 20,000 रुपए का। तो 20,000 ये हो गया, 2.5 लाख ये हो गया, 13,90,000 ये हो गया, और 186 लाख ऊपर। तो ऐड करके देखें, 186 लाख प्लस हो गया जी 2,50,000 प्लस 13,90,000 और प्लस भाई साहब 20,000, तो 2,02,60,000। 2,02,00,000 और आपका ये 60,000। आगे बात करता है टोटल टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ मिस्टर ए फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज। टोटल टैक्सेबल टर्नओवर, मेरा टोटल टर्नओवर तो ये निकल के आ गया आपके सामने था, टैक्सेबल पूछ रहा है, तो इसमें से मैं एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा जो दिख रहा है 2.5 लाख रुपए, ये है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। ये हमने पढ़ा था अपने एग्जामिशन के चैप्टर के अंदर कि हम यहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को
एग्जाम कंडक्ट कराने के संबंध में, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर सर्विस दी जाती तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो 2.5 लाख आपके यहां पर ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसलिए अगर इसमें से मैं 2,50,000 माइनस कर देता हूं तो 2,10,00,000 ये मेरा फाइनल आंसर यहां पर निकल कर आ जाता है। 2,10,00,000 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ? कौन सा इसमें सप्लाई नहीं है? सर्विस प्रोवाइडेड एज एन एग्जामिनर टू ICAI और ICSI। तो भाई साहब ये सप्लाई तो है, वो अलग बात है कि एग्जम्पशन से बाहर निकल जाता, बट स्टिल सप्लाई। रेंटल इनकम ये भी सप्लाई है। शिफ्टिंग ऑफ कंप्यूटर एट होम ये भी आपका सप्लाई कंसिडर किया जाता था। तो ये आएगा इसका आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें जो भी हमने दे रखा है वो सारी की सारी सप्लाई कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट लायबिलिटी of Mr. A for the month of December. Interest liability for the month of December. तो दिसंबर के महीने में इनकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी निकल के आएगी उससे हम किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे? तो साहब ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर दिसंबर महीने की हम बात कर रहे थे, 10 लाख रुपए की इनकी टैक्सेबल वैल्यू बता रखी थी, ठीक है। अगर इस पर हम जीएसटी निकाल दें, 18% जीएसटी का रेट है, तो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है 1,80,000 रुपए की। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसके अंदर और क्या करेंगे, 1,80,000। अब ये है जो जीएसटी में इंटरेस्ट का रेट जो आ रहा है वो 18% पर एनम के हिसाब से अपना आता है, यानी कि 18 डिवाइड बाई 100। तो यहां पर जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा वो कितना सर जी? सर जी 1,80,000 इंटू अगर मैं 0.18 कर देता हूं तो ये 32,400, ये है एक साल भर का। तो इंटू 5 डिवाइड बाई 365 अगर मैं कर देता हूं, डिवाइड बाई 365 इंटू 5, तो ये मेरा 443.83, राउंड ऑफ करेंगे तो 444 इसका जवाब यहां पर ये आ जाता है। और ये आ गया जी इस तरह से। और हम जानते हैं कि ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये हमें ई कैश लेजर के थ्रू ही पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने क्रेडिट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी के लिए कर सकते हैं, ना कि किसी और काम के लिए, ठीक है। यस सर, तो ये आपका 17.5 यहां पर आकर हो जाता है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18वें की तरफ, चलें। यस सर, कुंज मैन्युफैक्चरर्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर under GST in Surat, Gujarat has opted to pay tax under composition scheme under subsection 1(2) of section number 10। यानी कि जो आपकी गुड्स फोकस्ड है उसके तहत ये अपना जीएसटी का पेमेंट करना चाहते हैं। इट इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, लिख दिया मैंने। कुंज बिहारी हैं, गुजरात में, कॉम्पोजिशन में आना चाहते हैं और ये अपने टेक्सटाइल में डील करते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से दे रखी है। करंट फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून, उनका जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ में चला जाता है। अप्रैल टू जून टर्नओवर 1.5 करोड़ चला जाता है। हम जानते, जब पहले समरी बना लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या जानते हैं हम। द ऑप्शन टू पे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स कर जाता है 1 जुलाई को। ऑब्वियस सी बात है 30 जून तक ये कॉम्पोजिशन रहा और 1.5 करोड़ जैसे इसने अचीव किया अपना टारगेट, उसके अगले दिन से ही ये रेगुलर स्कीम के अंदर शिफ्ट अपना हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है द टैक्स पेड ऑन इनपुट लाइंग इन स्टॉक ऑन 30 जून, सीजीएसटी एसजीएसटी इतने इतने का बनता था और जो इनवॉइस डेट थी इसकी वो 4 मई की बनती थी। तो यहां जो 30 जून को स्टॉक बचता था उस स्टॉक ऊपर जो जीएसटी था वो इतना इतना बनता था और ये जो परचेज करी थी इन्होंने वो 4 मई को परचेज कर रखी थी। आगे कुछ और भी बोलता है क्या, टैक्स पेड ऑन इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड स्टॉक 30 जून को जो था इतना इतना बनता था और इसकी इनवॉइसिंग डेट 31 दिसंबर की बनती थी। तो बताया गया कि इतने इतने का टैक्स बनता था और इनवॉइस डेट आपकी 31 दिसंबर आ रही थी। आगे बोलते हैं यहां पर मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 15 मार्च और द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मशीनरी जो 15 मार्च को खरीदी गई थी पिछले साल में 10 लाख रुपए की और उस पर जीएसटी का एप्लीकेबल रेट 12% का था। तो यहां पर खरीदी गई थी जो आज भी मशीनरी आपकी यहां पर अवेलेबल हो रही है। तो हमारे पास जो इनपुट कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक यहां दिख रहा था वो इस प्रकार से यहां आ जाता है, राइट। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। चलो मालिक, बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और कुछ भी डेटा दे रखा है इन्होंने, हाँ दे रखा है। अ मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 15 ऑफ, ये हो गया जी,
10 अगस्त को कुंज बिहारी सोल्ड करते हैं 240 का माल सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। द कॉन्ट्रैक्ट विद एसएमसी वाज टू सप्लाई ओनली गुड्स एंड नॉट सर्विसेज। इन्होंने 10 अगस्त को, यानी कि जब ये रेगुलर स्कीम के अंदर थे, तो उस समय इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितने का 10 अगस्त को माल कितने का था, 240 का, कितने का 240 का माल इन्होंने बेच दिया इनको, यहां पर ये आ गया। 15 अगस्त को फाइनेंस डिपार्टमेंट को गुजरात को बेचा इन्होंने 10 लाख का माल, ये बिल्कुल ठीक आ गया जी। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अब सेल्स एंड परचेज जो है वो 15 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली वर ऑल्सो रिपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुलाई टू फरवरी। यहां जुलाई टू फरवरी वाले पीरियड के अंदर परचेज 12 लाख की है और जो अदर सेल्स बताई जा रही है वो 15 लाख की यहां पर बताई जा रही है। कौन से वाले पीरियड में, यानी कि जब वो रेगुलर स्कीम के अंदर आ गया था उस दौरान की वो आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 जून तक कॉम्पोजिशन में वो रहा था। और क्या कहते हैं आगे, ठीक है। ऑन 15 अगस्त कुंज बिहारी हो गया। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अब सेल्स परचेज होगी 12 लाख और 15 लाख, ठीक है जी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कुंज मैन्युफैक्चरर्स ने 2500 मीटर कपड़ा तैयार किया है। इसकी वैल्यू 200 रुपये पर मीटर थी। इसके संबंध में जो आईटीसी था वो 27,500 था। इन्होंने इसमें से 1,500 मीटर कपड़ा अंडरबाउंड एक्सपोर्ट कर दिया और बाकी 1,000 मीटर कपड़ा इन्होंने लोकल में ही सेल कर दिया है। ये डिटेल आपकी यहां पर मैंने डाल दी है कि 2,500 मीटर कपड़ा मार्च में बनाया है, 60% यानी कि 1,500 मीटर एक्सपोर्ट किया, बाकी लोकल में सप्लाई कर दिया और इसका करस्पॉन्डिंग जो आईटीसी बनता था 27,500 एंड 27,500 अपना बनता था। देयर इज नो अदर आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम द अफोरसेड ट्रांजैक्शन, कुछ और भी नहीं है। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव अज्यूम दैट ऑल अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी जो फुलफिल कर रखी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अंडर द रेगुलर स्कीम 12% का जीएसटी का रेट है। जीएसटी रेट एप्लीकेबल मतलब जो भी है इनवर्ड आउटवर्ड पे 12% का जीएसटी का रेट है। ऑल परचेज सेल विद इन द स्टेट, ठीक है जी, सेल आर मेड विद इन द स्टेट, यानी एक्सपोर्ट को छोड़कर बाकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी वो इंट्रा स्टेट हैं। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस व्हेन एवर एप्लीकेबल, ठीक है। चलो बात करते हैं द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। ध्यान दीजिएगा वो पूछ क्या रहा है, नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय कुंज बिहारी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी। इन्होंने कितना पैसा यहां पर पे करना पड़ेगा जीएसटी का? जी साहब, तो सबसे पहले यहां बात करते हैं द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय कुंज मैन्युफैक्चरर्स ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू फरवरी। मार्च का नहीं पूछ रहा, अप्रैल टू फरवरी इनका जीएसटी कैश लेजर के थ्रू कितना जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बड़े इत्मीनान से। अप्रैल टू फरवरी, मार्च शामिल नहीं है, तो यहां पर इनका भाई साहब 150 लाख रुपए का टर्नओवर तो यहां तक था कंपोजिशन में। उसके बाद ये रेगुलर स्कीम के अंदर आ गया है। अब हमें यहां पर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। यहां पर हमें डेटा नहीं दे रखा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर बंदा रजिस्टर्ड था या नहीं था। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ये हमें नहीं बताया गया है। अब मैं या तो ये मानूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं था। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं था तो कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर इसको मैं पहला साल मानता हूं, इसी साल में इसका रजिस्ट्रेशन मानता हूं, तो 150 माइनस 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, 130 लाख जो होगा मेरा ये यहां पर टैक्सेबल हो पाएगा। अगर मैं इसे मानता हूं कि बंदा पिछले साल में रजिस्टर्ड था तो पिछले साल में थ्रेशोल्ड का इन्होंने बेनिफिट ले लिया होगा। थ्रेशोल्ड का बेनिफिट अब इस साल में नहीं मिलेगा। उस केस में पूरा का पूरा 150 लाख आपका यहां पर टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं रजिस्टर्ड मानता हूं तो उसमें एक और चैलेंज आ जाता है कि पिछले साल में अगर रजिस्टर्ड था तो पिछले साल में इसको कॉम्पोजिशन स्कीम में था या फिर ये रेगुलर स्कीम में था। अगर ये पिछले साल रेगुलर स्कीम में था तो ये सारा क्रेडिट वगैरह ये ऑलरेडी ले चुका होगा, और अगर कॉम्पोजिशन में था तो नहीं लिया होगा। तो दो असम्पशन लेनी पड़ेंगी अगर मैं रजिस्टर्ड की तरफ मूव करता हूं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं इसको। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर ये बंदा पिछले साल में रजिस्टर्ड नहीं था, इसका रजिस्ट्रेशन इसी साल में है और पहले साल में ही अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम को लेकर चल रहा है। तो एक असम्पशन यहां पर हम डाल सकते हैं कि ये
करंट फाइनेंशियल ईयर में ही इस बंदे ने रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है। ये मान लेते पिछले साल में बंदा अनरजिस्टर्ड रहा था, दैट इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये बंदा आपका अनरजिस्टर्ड था, ठीक है। तो अगर यहां पर पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया है तो 20 लाख की एग्जम्पशन जो होती है वो उसे मिल जाएगी और 130 लाख ही इसका टैक्सेबल हो पाएगा। तो अगर मैं 130 लाख का निकाल देता हूं यहां पर आकर 1%, तो ये आ जाता है मेरा 1,30,000 रुपए। उसके बाद मेरा यहां पर जो बनता है और 30 जून के बाद जो उसकी लायबिलिटीज क्रिएट हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। 2,40,000 की आपके भाई साहब ये आगे भगवान झूठ ना बुलाए, और 10 लाख की एक और 15 लाख की एक, 25 लाख की इसकी और बन जाती हैं 27,40,000। 27,40,000 ये आया। रेट कितना था, 12% का था ना आई थिंक, यस 12% का इसका जीएसटी का रेट था इंटू 0.12, तो ये आता है भाई साहब 328,800, 328,800 ये आपका यहां पर आ जाता है। अच्छा जी, तो ये बनी इसकी आउटपुट लायबिलिटीज, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आती है और ये आपकी रेगुलर स्कीम के अंदर आती है। जहां तक सवाल है आईटीसी का, तो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, यस सर। इस पे 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करके चलेंगे तो 1,44,000 तो हमारा ये बन जाएगा यहां पर आकर। तो जब आईटीसी की बात करी जाएगी ना भाई साहब, तो 1,44,000 का हमारे पास आईटीसी एक आ गया, प्लस करके हम जानते हैं सेक्शन नंबर 18 हमसे ये बात करता है कि भाई आपको पीछे जो थे क्रेडिट्स वो आपको यहां पर आकर अवेलेबल हो जाते हैं। तो 10 और 10 20,000 का मुझे यहां पर ये अवेलेबल हो जाता है, और भाई साहब यहां पर आकर फिर ये 10, 5 और 5 10,000 का मुझे ये यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो अब यहां पर आकर दो बात आ जाती हैं कि ये व्यक्ति यहां किस वजह से कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले रहा है। सर ये ले रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि लाइक पहले ये बंदा यहां पर जो था ये क्रेडिट ले पा रहा था या नहीं ले पा रहा था। नहीं सर, इसका पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। एक तो सिचुएशन ये होती है कि पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, नॉन रजिस्ट्रेशन, और अब बंदा रजिस्ट्रेशन में आता है, तो हम बात करके चलते हैं। लेकिन यहां पर जब हम क्रेडिट बुक करने की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्पोजिशन टू रेगुलर स्कीम का यहां पर सीन बन रहा है। कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, तो यहां पर सेक्शन नंबर 18(1)(c) आपका एप्लीकेबल हो जाता है, जहां पर आपके इनपुट हो या आपके कैपिटल गुड्स हो, दोनों सिचुएशंस के अंदर आपको क्रेडिट अलाउड करवा दिया जाता है। तो ये जो आपका यहां कैपिटल गुड्स आ रहा है, इस पे अगर हम देखेंगे भाई साहब कितना 10 लाख की इसकी कीमत बनती थी, 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000। तो 1,20,000 ये खरीदा कब गया था, मार्च के अंदर। क्वार्टर के डेफिनेशन दे रखी है, क्वार्टर फिक्स होते हैं, तो ये था अपना जनवरी, फरवरी और मार्च, इस वाले क्वार्टर में ये खरीदा गया था, ठीक है। कन्वर्जन से पहले की डेट क्या है, ये कन्वर्जन हुआ था आपका 1 जुलाई को, एक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई ये सिचुएशन चेंज हो गई थी, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर में आप आ गए थे, ठीक है। तो उससे जस्ट पहले दिन इमीडिएट प्रीसीडिंग डे पर स्थिति क्या थी, यानी कि 30 जून को स्थिति क्या थी। तो 30 जून तक की हम पोजीशन लेकर चलेंगे, तो जो 30 जून तक का आएगा वो आपका एक क्वार्टर तो ये बन गया, उसके बाद में प्लस अप्रैल, मई और जून, एक क्वार्टर आपका यहां पर ये बन जाता। तो कुल मिलाकर 2 क्वार्टर यहां पर निकल कर आ जाते हैं। तो इसमें से 2 क्वार्टर का मतलब 5% इसका और 5% इसका, 10% 2 क्वार्टर का आपका बन जाता है। तो ये आएगा भाई साहब 1,08,000 रुपए। तो 1,44, 20, 10 और 1,08,000 हम जोड़ देते हैं। 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और प्लस 1,08,000, ये आ जाता है 28,200,000। ये हमारा आईटीसी यहां पर आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा आईटीसी होगा उसे हम किसके लिए इस्तेमाल कर पाएंगे सब, इस टोटल के लिए नहीं सर, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम आईटीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसमें निल रहेगा। तो ये पैसा आपको कैश में भरना पड़ेगा 1,30 का। और जहां तक सवाल है इसका, तो 282 हम इसमें से यहां सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बचता है अपना, माइनस कर देते हैं इसमें 328,800, ये आ गया 46,800 और प्लस भाई साहब आपका ये आ गया जी 1,30,000।
1,30,000 प्लस 46800 176,800 176,000 ये अपना यहां पर आ जाता है 176,800। उसके बाद में कहता है आईटीसी अवेलेबल टू कुंज मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी। अप्रैल टू फरवरी का इसका जो आईटीसी था वो कितना था, अभी तो निकाला हमने 282, ये रहा 282 का हमारा ये निकल कर आ जाता है। उसके बाद में द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिफंड अवेलेबल टू कुंज मैन्युफैक्चरर फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज, इनका रिफंड यहां पर कितना बनेगा मार्च मंथ की अगर हम बात करके चलते हैं तो इसका जो प्राइस इन्होंने बताया था शायद वो 200 के भाव से था ना जी, था तो कुछ ऐसा ही सर जी। तो देखते हैं साहब तो ये है अपना टोटल मिला के इतना है, ठीक है 5400 करके निकल के आता है। अगर मैं इसका निकाल के देखूं कि मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर इंटू टोटल टर्नओवर कितना निकल के आ रहा है मार्च के हिसाब से, तो 54,000 का ये 60% मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 60%, अदरवाइज 89.4 के अंदर तो बता रखा है कि भाई एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर है ना, रजिस्टर्ड टोटल टर्नओवर। तो कर लो आप, एक्सपोर्ट टर्नओवर 1,500 यूनिट थे मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर, बात तो वही आएगी ना 60%, रेशियो तो वही निकल के आएगा ना। तो 54,000 का 60% अगर मैं निकाल देता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 32,400, ये निकलकर यहां आ जाता है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, ये हमारा निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था एक बार चेक करते हैं। Amount of GST refund available to Kunj manufacturer for the month of March in the current financial year। तो ये इसका जो मैक्सिमम निकल कर आया है कितना था ये, एक सेकेंड, 27,500 प्लस 27,500 इंटू 0.6 33 आएगा ना, ये 55 था, ये 55 था, तो ये निकल के आता है आपका 33,000। लेकिन ये मैक्सिमम है, हमें एक्चुअल में कितना मिलेगा इसके लिए और भी पैरामीटर होते हैं। ये वाला अमाउंट और हमारा उस महीने का जीएसटी पे करने के बाद हमारे जो ई क्रेडिट लेजर है उसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है, हमें वो भी कंपेयर करना पड़ता है। क्योंकि जब हम रिफंड का RFD 01 फाइल करते हैं तो जितने का हम रिफंड फाइल कर रहे हैं उतना अमाउंट हमें अपने आईटीसी लेजर से डेबिट करना होता है, उसके बाद ही हमारी रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट हो पाती है। इज इट ओके? तो चेक करते हैं मार्च के महीने में हमारे पास में कितना आईटीसी का बैलेंस बचा हुआ था। तो ये भाई साहब यहां पर हमने जो बुक किया था 54,000 बुक कर रखा था। और यहां जो लोकल सप्लाईज थी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट जो किया है ये तो हमने बॉन्ड में किया है, जो मेरी लोकल सप्लाईज बनती थी उनका सीन क्या था मैं निकालता हूं। 1,000 बनती थी, 200 का भाव था, 2 लाख रुपए की हो गई थी लोकल सप्लाईज की वैल्यू। जीएसटी क्रेडिट शायद ये 12% का अपना बता के चल रहे हैं। तो इसमें से भाई साहब जो मेरा आउटपुट जीएसटी निकल के आएगा मार्च के महीने का, तो वो 2 लाख इंटू 12%, तो 24,000 मेरा आ जाता है। तो अगर 55 में से मैं 24 माइनस करता हूं 55 माइनस 24 करते हैं तो 31,000 मेरे पास बचता है। तो ये मेरा आईटीसी का बैलेंस था। तो मुझे बताइए क्या मैं 33,000 का आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता हूं? मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, बिकॉज आई विल हैव टू रिवर्स फ्रॉम माई ई क्रेडिट लेजर। लेटेस्ट सर्कुलर के पीछे आया हुआ था, इवन पिछली बार ही आ गया था, मैंने क्लास में भी आपको करवा रखा है। तो यहां पर 31,000 और 33,000 विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो भी कम है उतने का मुझे यहां पर रिफंड दिया जाएगा फाइनली। ये भी इस सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम ही है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम भी और प्रैक्टिकल भी अपना यही निकल कर आ रहा है। तो फॉर्मूले से जो अमाउंट निकल के आता है वो एक पैरामीटर है, इसके साथ 2 पैरामीटर और कंपेयर किए जाते हैं, फिर तीनों के अंदर, हालांकि तीसरा एलिमेंट नहीं रखा है, फिर तीनों के अंदर जो भी मेरा सबसे कम होता है उसके आधार पर हम लोग अपनी बात करके चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 31,000 है और जिस दिन मैं अपनी RFD 01 फाइल कर रहा हूं उस दिन मेरे पास बैलेंस सिर्फ 25,000 का ही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 25,000 से ज्यादा का डेबिट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी जो रिफंड की एप्लीकेशन जाएगी वो सिर्फ 25,000 तक की जा सकती है, उससे ऊपर की नहीं जा सकती। तो जब मैं RFD 01 फाइल कर रहा हूं उस समय क्या बैलेंस चल रहा है मेरा, उस पर्टिकुलर मंथ की रिटर्न
फाइल करने के बाद में जो मेरा बैलेंस बचता है, यानी कि उस महीने का जीएसटी भरने के बाद में जो मेरा बैलेंस बचता है वो, और फॉर्मूले से निकला हुआ अमाउंट, ये इन तीनों में जो सबसे कम होता है उसका फाइनली आपको रिफंड दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा आपका 31,000। इसमें हाई चांसेस थे कि आप आंसर 33 कर देते, हालांकि मैंने भी यहां पर गलती कर दी। जब मैंने कहा कि भाई ये ऐसे करके है, तो ये नहीं देखा कि उस पर्टिकुलर मंथ का बैलेंस क्या बचता है, और हमें लगा कि शायद 33 है, लेकिन जब आंसर देखा तो मैं कहा नहीं यार ये कैसे कह रहा है ऐसे। फिर थोड़ा और दिमाग पे जोर डाला तो ओ हो ये कर दिया गया। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक क्वेश्चन था, यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं जो फर्स्ट आंसर हमारा होता है, अगर वो उसमें लिखा हुआ है तो हमें लगता है कि बस यही ठीक है, लेकिन इसमें ये खेल गया, यहां पर आकर धोखा दे गया, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 18.4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, इन्हें कौन कौन से फॉर्म भरने, 9 भरना है, हाँ भरना है, 9A यस कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, 9C भरना है ना, 9C नहीं भरना है, इनको 9C नहीं भरना है, 9 और 9 क्योंकि एलिजिबिलिटीज की नहीं बनती उसके लिए, 9 और 9A ही इनको भर के चलने हैं। इनको कोई रिकंसिलेशन वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं, कोई ऑडिट इनका नहीं होगा, क्योंकि टर्नओवर 2 करोड़ के दायरे में ही इनका आ रहा है। एज्यूमिंग दैट गुड्स हैव बीन सोल्ड by Kunj manufacturer to finance department of Gujarat government for value 1 lakh instead of 10 lakh rupee. Net GST payable by Kunj manufacturer in cash during the period of July to February will be, जुलाई टू फरवरी के बीच में क्या रहेगा, देखें जरा, जुलाई टू फरवरी के बीच में नेट जीएसटी क्या रहेगा। तो भाई साहब वही कह रहा जी यहाँ पे आके, जुलाई टू फरवरी, देखें जरा, तो जुलाई टू फरवरी आ गया ना अपना, तो ये एक तो 240 तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, और 15 लाख ये आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पर ये आ जाएगा अपना 10 लाख की बजाय 1 लाख, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी पूरा डेटा सेम है, यानी कि 9 लाख कम जीएसटी बनता मेरा, 9 लाख की वैल्यू कम कर दी अगर मेरी, अगर मैं वैसे निकालूं ग्रॉसली ही, तो इंटू 0.12%, 10 लाख नहीं 1,08,000 कम बनता। तो उस समय जैसे यहां पर मेरा बना ये 328,800 बनाया ना ये आउटपुट जीएसटी, तो ये मेरा 328,800 जो है, अगर 10 लाख की बजाय टर्नओवर 1 लाख वहां पे कर दिया जाए, यानी कि 9 लाख की गिरावट टर्नओवर में कर दी जाए, तो करस्पॉन्डिंगली 1,08,000 की गिरावट इस आउटपुट लायबिलिटी में आ जाएगी, माइनस 328,800, तो ये हो गया 220। तो ये मेरा निकल के आता भाई साहब 220,800, और मेरे पास आईटीसी अवेलेबल था 28200, तो ये तो आएगा आपका नील निकल के। ध्यान दीजिएगा, इसने फरवरी से नहीं पूछा है। अगर मुझसे पूछता कि शुरू से लेकर अप्रैल से लेकर फरवरी तक कितना कैश में गया ये चेंज आने पर, तो मैं बोलता भैया यही वाला देना है, बस 1/30 ही देना है, बाकी कुछ नहीं देना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जुलाई से लेकर, पिछले वाले को नहीं पूछ रहा वो, जुलाई से लेकर फरवरी तक आपका कितना कैश में जाएगा, तो भैया जुलाई टू फरवरी कैश में जाएगा मेरा नील। ठीक है, वैसे करके यहां पर बोल दिया जाएगा मालिक। और उसके बाद में कोई और क्वेश्चन, हाँ नहीं ये लास्ट था, तो ये अपना डी यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए बात करते हैं 19वें क्वेश्चन पे। नित्या एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ पाइप्स इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। नित्या है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं और गुजरात में है, ठीक है जी। टोटल टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ नित्या फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 40 लाख रुपीज, 40 लाख का इनका बनता था। देख लें पूरा, यस सर आ जाओ। तो ये राजी मालिक नित्या है, गुजरात में है, अप्रैल टू फरवरी 40 लाख का टर्नओवर इनका यहां पर बनता है। ठीक है जी, आराम से लिखते जाइए, पहले पार्ट पर सिर्फ समरी करनी है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो है आपकी यहां पर 5 लाख है, और मार्च के अंदर कह रहे हैं, मार्च के अंदर, ठीक है जी। मार्च के, अप्रैल टू फरवरी डेटा ऊपर है, मार्च का डेटा ये रहा, 5,02,000 रुपए एडिशनल चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टुवर्ड टैक्सेस लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। नित्या वेंट टू मुंबई महाराष्ट्र फॉर ए बिजनेस मीटिंग एंड स्टेट इन होटल फॉर 2 days। होटल चार्ज करता है 10,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू। तो लिख देते हैं दोनों बातों को। ये मार्च के महीने में 5 लाख प्लस 2,500 की म्युनिसिपल लेवीज हैं,
होटल में ठहरे और होटल वाले ने 10,000 रुपए इनसे चार्ज कर लिया है, ऐसे करके बोल दिया जाता है मालिक। ठीक है जी। ओके, मार्च के महीने की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अदर इनवार्ड सप्लाई जो है इनकी वो 2 लाख रुपए की बनती हैं। ये भी लिखा मैंने, अदर जो इनवार्ड सप्लाई है वो 2 लाख की बनती हैं। और क्या भाई साहब, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवार्ड 2 हो गया। शी ऑल्सो बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हरसेल्फ अमाउंटिंग 11,100 टैक्सेबल वैल्यू। CGST SGST बता रखे हैं। लाइफ पॉलिसी लिए खुद के लिए, ये आ गई, कोई कंपल्शन नहीं था, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं था। शी बॉट चेयर्स फॉर ऑफिस पर्पज 10,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू थी, ये आ गई, ऑफिस चेयर 10,000 रुपए की। इनवार्ड, आउटवार्ड और ग्रॉस टैक्स, नेट टैक्स, ITC, यही पूरा क्वेश्चन घूमता है। दैट्स इट मालिक। Following additional information is also provided for the current financial year. On 5th April, Nitya purchased a motor car with a seating capacity 5 persons worth ₹6 lakhs and used it exclusively for business purpose और capitalize किया जाता है सेम को in the books of account। तो मालिक 5 अप्रैल को कार ली है, 5% कैपेसिटी है, 6 लाख की है, बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटलाइज भी इन्होंने इसको किया है। आगे बोलते हैं क्या। ऑन द सेम डे शी ऑल्सो बॉट 4 लैपटॉप 25,000 ईच का, 4 लैपटॉप लिए, हर एक की कीमत 25,000 रुपए है और इनको कैपिटलाइज किया है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मतलब कैपिटल गुड्स कैटेगरी में ये आ जाते हैं। और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया गया है, मतलब इनका ITC जो बनता था वो आपने क्लेम कर लिया है, वो खुल के बता रहा है यहां पर आकर। तो भाई साहब लैपटॉप हो गए जी, 5 अप्रैल को ही लैपटॉप लिए हैं, 25,000 × 4, ITC आपने इसका बुक कर लिया है। और क्या लिया है, ऑन 7th जुलाई नित्या परचेज्ड एन एयर कंडीशनर वर्थ ₹55,000 फॉर ऑफिस पर्पस एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। AC भी खरीदा 55,000 रुपए का। ठीक है जी, ओके। ऑन 31st दिसंबर नित्या डिसाइडेड टू गिव द मोटर कार, 2 लैपटॉप्स एंड एयर कंडीशनर टू हर ब्रदर मिस्टर दर्श, a well-established businessman in सूरत गुजरात, without consideration। ओपन मार्केट वैल्यू कार की बता रखी है 3 लाख रुपए, AC की 40 लाख है, लैपटॉप की 15,000 पर लैपटॉप यहां पर बता रखा है। तो इन्होंने क्या किया था, ये लैपटॉप 7 जुलाई को परचेज किया था। इसका ITC के बारे में नीचे आके बता रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे। ITC के लैपटॉप का जो था वो नीचे छिपा रखा है। She did not avail the ITC on purchase of air conditioner। एयर कंडीशनर के ऊपर उन्होंने ITC नहीं लिया था, वो वाली बात मैंने यहां पर लिख दी है। 31 दिसंबर को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया मोटर कार को 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए की ओपन मार्केट वैल्यू थी, फ्री में दे दिया है। लैपटॉप जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 15,000 ईच थी, उसको भी फ्री में दे दिया है भाई को। और AC जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 40,000 रुपए की थी, उसको भी यहां पर फ्री में दे दिया जाता है। इन्होंने इसको परमानेंटली यहां से रिमूव कर दिया है। और क्या बोलते हैं, there is no other outward or inward supply transaction apart from the aforesaid transaction। ठीक है, subject to following, ठीक है, ओके। all inward outward are interested except the stay in hotel Mumbai Maharashtra and applicable rate of इतने हैं, 12% का इनका रेट बनता है। all amounts given above exclusive of GST। ये तो हर क्वेश्चन में लिखा ही होता है। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है up to which of the following dates Nitya has to maintain relevant books of account under GST law। इन दोनों मामलों के अंदर बताइए कब तक मेंटेन करना है। The above information is provided for financial year 1920 and Miss Nitya is under investigation of an offense under chapter so and so and investigation was concluded on 31st इतना। तो ये 19-20 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एनुअल रिटर्न जानी है वो 31 जो ड्यू डेट पड़ेगी 31/12/2020 पड़ेगी। इसमें आप 6 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 72 महीने जोड़ दीजिए, 31/12/2026 की डेट अपनी पड़ जाती है। दूसरा, अगर कोई केस वेस लगा होता है तो वैसे वाले मामले में उसका कंक्लूजन आने के 1 साल तक आपको और मेंटेन करके रखने होते हैं। ये डेट है आपकी कंक्लूजन की 31 दिसंबर 2021, तो इसमें 1 साल आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा +1 ईयर मैं इसमें कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 31/12/2022। अब इन दोनों कंपेरिजन कराइए, विच एवर इज लेटर, यानी कि फाइनली 31/12/2026 इसका निकल कर आएगा।
तो पहले वाले सिचुएशन में तो आया 31/12/2026 अंडर द अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो एंड नित्या इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और अगर मान लीजिए इनका जो केस है वो यहां पर आकर कंक्लूड होता है तो उसमें अगर मैं 1 साल ऐड करूंगा तो ये बनेगा मेरा 31/12/2027 बन जाएगा। ठीक है, तो 31/12/2026 ये और 27 ये विच एवर इज लेटर, तो लेटर बनेगा इसका 31/12/2027। तो ये आपका यहां पर ऐसे निकल कर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा इसमें सही है? क्या बोलते हैं साहब, सही कौन सा इसके अंदर? मोटर कार गिवन बाई नित्या टू हर ब्रदर इज अ सप्लाई। हम वहां देख लेते हैं ना एक बार कि क्या सप्लाई था क्या नहीं है। ये जो मोटर कार इन्होंने दी है तो मोटर कार के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं ये आईटीसी नहीं ले सकते, कुछ चुनिंदा लोगों को ही मोटर कार का आईटीसी मिलता है, अदरवाइज मोटर कार का आईटीसी नहीं मिलता है। तो यहां पर इसका आईटीसी नहीं मिला होगा। जो मेरा शेड्यूल 1 बोलता है सप्लाई चैप्टर के अंदर, कहता था कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है जिसके संबंध में आईटीसी ले चुके हो तो एफओसी होने के बावजूद भी उसे सप्लाई बना दिया जाता है, लेकिन यहां पर आईटीसी नहीं ले रखा है तो इसलिए यह घटना आपकी सप्लाई नहीं बनेगी। दूसरा, जो लैपटॉप था मालिक, तो लैपटॉप के रिस्पेक्ट में आप आईटीसी अपना ले चुके थे तो ये आपका निश्चित तौर पर सप्लाई बना दिया जाएगा। और तीसरा वाला जो एसी था, एसी के ऊपर आप क्रेडिट ले सकते थे बट आपने डेलिबरेटली इसका क्रेडिट नहीं लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप इनकम टैक्स के अंदर डेप्रेशन का क्लेम कर रहे होंगे, तो इस पर आपने आईटीसी नहीं लिया है। तो इसका जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किया है तो शेड्यूल 1 की उस लाइन में फॉल नहीं कर पाता है ये, तो इसलिए ये घटना भी आपके यहां पर सप्लाई नहीं बनाई जाएगी, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। तो ये भी सप्लाई नहीं बनेगा। तो मोटर कार सप्लाई नहीं है, एसी सप्लाई, सिर्फ एक ही चीज सप्लाई है और वो है लैपटॉप। क्या बोलता था जी यहां पे क्वेश्चन के अंदर ये, मोटर कार गिवन बाय नित्या टू हर ब्रदर इज अ सप्लाई, नो, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। एयर कंडीशनर गिवन बाय नित्या टू हर ब्रदर इज अ सप्लाई, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है जी। लैपटॉप गिवन बाय नित्या टू हर ब्रदर इज सप्लाई, यस, ये करेक्ट है। एयर कंडीशनर टू हर ब्रदर इज नॉट अ सप्लाई, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा चौथा पॉइंट करेक्ट है, यानी कि ये वाला आपका सही निकल कर आ जाता है। ठीक है। फैमिली, जो रिलेटेड पार्टीज होती है, रिलेटेड पार्टीज के ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता दूंगा आपको, रिलेटेड पार्टीज होती हैं, रिलेशंस होते हैं, इसमें फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं और फैमिली मेंबर्स के अंदर आते हैं स्पाउस आ जाती है ना, और बच्चे आ जाते हैं अनकंडीशनली, लेकिन माता पिता भाई बहन एटसेट्रा ये सभी तभी आते हैं जब आपके ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मालिक, 19.3 पर आता है, टोटल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई बाय नित्या फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकी जो आउटवर्ड सप्लाई बनती टोटल और वो भी टैक्सेबल वाली, वो यहां पर कितनी बनती है? तो आइए मालिक चेक कर लेते हैं। 40 लाख तो ये बन जाती है, ठीक है। 5 लाख ये बनेगी, यस, ये भी बन जाएगी, और ये भी बनेगी, यस सर, ये भी यहां पर बना दी जाएगी। उसके बाद ये जो घटना थी इनकी यहां पर आकर सप्लाई नहीं बनी थी, ये भी सप्लाई नहीं बनी थी, लेकिन हाँ ये जरूर सप्लाई बना दी जाएगी। अब इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, जहां पर हमारी वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो वहां हम जानते हैं कि हमारे पास रूल्स आ जाते हैं। रूल्स की पहली पसंद होती है ओपन मार्केट वैल्यू, तो रूल्स के मुताबिक ओपन मार्केट वैल्यू यानी कि 30,000 मेरा ये यहां पर निकल कर आ जाता है ऐसे करके। तो ये कितना बना मेरा जी? ये 40 लाख और 45 लाख तो मेरा ये बन गया, प्लस 2,500 ये मेरा अदर टैक्सेस हैं, वो मेरे सेक्शन 15 के मुताबिक ऐड हो जाएंगे। 45 लाख प्लस 2,500, और उसके बाद में फिर अपना 30,000 मेरा ये निकल के आ गया, और तो कुछ नहीं बचा, भूल चूक लेने देनी। 45,32,500 बिल्कुल ठीक है, ये आपका सी यहां पर निकल कर आ जाता है। आगे है टोटल क्रेडिट्स अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज। मार्च महीने के लिए टोटल अवेलेबल क्रेडिट कितना होगा? एज्यूम दैट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द रेलेवेंट पीरियड इतना इतना। तो टोटल क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने के लिए क्रेडिट का क्या सीन रहेगा? तो मार्च के लिए देखो
इसका आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। होटल अकोमोडेशन की सर्विस का सर नॉर्मली तो मिल जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि लोचा हो गया यहाँ पे। इसमें जो होटल वाला है इसके जो सप्लाई का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, वो महाराष्ट्र होगा। इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, सेक्शन 12(3) के मुताबिक जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहीं पर निकल कर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी लोकेटेड महाराष्ट्र के अंदर तो ये अपना इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और ये इसमें चार्ज करेगा भाई साहब CGST प्लस SGST, यानी कि महाराष्ट्र GST चार्ज करेगा। अब गुजरात में बैठा व्यक्ति क्या महाराष्ट्र GST क्रेडिट बुक कर सकता था? आंसर इज नो। तो चाहकर भी इसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। अदर इनवार्ड सप्लाई इसका ले पाएगा, यस 2 लाख पे ले पाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का नहीं मिलता, सेक्शन 17(5) के मुताबिक ब्लॉक्ड है। और जो चेयर वेयर है इसका मिल पाएगा, यस सर इसका यहां पर मिल पाएगा। 2,10,000 पर ही इन्हें क्रेडिट मिल पाएगा। कितना? 12% का रेट था शायद। अगर 12% का रेट था तो 25,200 इसका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो 25,200 इंट्रा ट्रांजैक्शन बोली उसने कि बाकी सारे ट्रांजैक्शन हमारे इंट्रा थे, तो डिवाइड बाय मैं 2 कर दूंगा। 2 करने पर 12,600 यहां पर ही निकल कर मेरा आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में आगे आता है क्या भला, टैक्स पेबल बाय नित्या फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज, एज्यूम कीजिए दैट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC फॉर इतना नील था जी। तो यहां पर इनका मार्च महीने का GST लायबिलिटी क्या निकल कर आएगी। तो ये रहा जी, 5 लाख एक बनता था, 2,500 ये निकल के आ गया। इस पर अगर मैं निकालूंगा 12% से तो ये आएगा मेरा 60,300। 60,300 मेरा यहां पर आउटपुट GST निकल कर आ रहा होता है। और इसमें से मुझे 12,300 का ये क्रेडिट मिल गया, 12,300 का ये मिल गया, तो 35,700 मेरा बचता है, जिसको मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो CGST SGST में आ जाएगा। एक सेकेंड, 5 लाख प्लस 2500 इंटू 0.12, ये आ गया 60,300। ठीक है, और ये मेरा माइनस 12,600 माइनस 12,600 और डिवाइड बाई 2, 17,550, 17,550 ये यहां पर ऐसे करके आ जाता है मालिक। ठीक है, यस सर। उसके बाद में बस हो गया जी अपना। आगे अपना 20वां क्वेश्चन नेहा को लेकर क्या बोलता है, नेहा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। जल ग्रहण कर लें हम। जी, नेहा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, hereinafter referred to as NCPL, is registered taxable taxpayer in Surat, Gujarat, is engaged in the manufacturing of chemical products. Okay, Purva Fertilizers Private Limited, PFPL of Dhule, Maharashtra approached NCPL for supply of chemical products. क्या कहता है देखो, नेहा हैं, सूरत के हैं, गुजरात के हैं, केमिकल प्रोडक्ट में डील करते हैं। और एक पूर्वा हैं जो इनके कस्टमर हैं, जो महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं। NCPL सप्लाई 20 टन्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 1 लाख पर टन टैक्सेबल वैल्यू टू PFPL on 1st October. The invoice for the supply has also been issued on the same date. Further, following additional amount in lump sum are also charged from so and so. तो इन्होंने 1 लाख पर टन के हिसाब से 20 लाख का माल आगे रिमूव किया है। इनवॉइस सेम डेट पर आ गया है, बताया इन्होंने आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन टेबल में देख लो। तो भाई साहब 20 लाख का माल तो ये हो ही गया था बेस वैल्यू। पैकिंग चार्जेस, यस। एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, एसोसिएटेड एक्सपेंसेस सेक्शन 15 के मुताबिक। ट्रांजिट इंश्योरेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यस। टैक्सेस, अदर टैक्सेस इंक्लूडेबल। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके 35,000। ध्यान दीजिए ट्रांसपोर्टेशन पे क्या सीन निकल के आएगा, अभी बात करते हैं कि जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो है सो दे रखा है एक बार। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, NCPL is required to deliver the chemical at the premises of इतना। मतलब सप्लायर का ऑब्लिगेशन था कि वो रेसिपिएंट के यहां तक डिलीवरी देंगे, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो बेयर करने पड़ेंगे सप्लायर को, यानी कि वो वैल्यू में जुड़ेंगे। भले ही उनको रेसिपिएंट ही क्यों ना पे कर दे, उसके बावजूद भी उनको वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो ये सप्लायर का बेसिकली ऑब्लिगेशन था, डिलीवरी कस्टमर के प्रीमिसेस पर ही होनी थी। तो ये भी अपने यहां पर ऐड की कैटेगरी में आ जाएंगे सेक्शन 15 के मुताबिक। आगे बोलते हैं,
Therefore, NCPL hires a transporter for transportation of the chemical. The lorry receipt indicates the freight is payable by the receiver of the goods. कोई दिक्कत नहीं है, जो उसकी बिल कटी उसमें लिखा था रिसीवर को पेमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लायर का ऑब्लिगेशन होता है लेकिन उसे पेमेंट पेंट कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 15 के मुताबिक उसको भी हम ऐड करके चलते हैं। ऑन 4 अक्टूबर NCPL हैज ऑल्सो रिसीव्ड 2 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सूरत, गुजरात। गवर्नमेंट से मिली है, यस सर, सब्सिडी मिली है, 2 लाख की मिली है, सरकार से मिली है। ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिट लिंक्ड नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सक्लूड करके रखेंगे। मतलब कुछ नहीं करना मैंने इसका, ना जोड़ना ना घटाना, ये दूर है, दूरी रहेगी, इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये यूनिट लिंक्ड है ही नहीं हमारी, ठीक है। आगे बोलते हैं, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया जी। PFPL इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन 20 डेज ऑफ सप्लाई। अच्छा, 20 दिन में इनको पेमेंट करके चलना था। However, PFPL delayed the payment of consideration and made the payment on 25th of December। जी नोट कीजिएगा, दिसंबर के महीने में 28,000 के ब्याज के साथ इन्होंने पेमेंट कर दिया है। 28,000 रुपए का ब्याज आया है, मिला है यहां दिसंबर के महीने में, ठीक साहब। आगे बोलते हैं, ऑन 5 अक्टूबर NCPL हायर्ड अ मोटर कार फ्रॉम मेहुल। मेहुल से कार ली है, रेजिडेंट ऑफ सूरत, गुजरात है, फॉर इट्स मैनेजमेंट टीम एट मुंबई, महाराष्ट्र, फॉर अ बिजनेस मीटिंग, ठीक है। मेहुल इशूड करते हैं बिल 10,000 रुपए का, जिसमें फ्यूल की कॉस्ट भी शामिल थी फॉर द सेम। मिस्टर मेहुल हैज नॉट चार्ज्ड एनी GST इन द इनवॉइस रेज्ड फॉर द सेम। मेहुल जो सप्लायर था उसने कोई किसी प्रकार का GST उसमें चार्ज नहीं किया है, यानी कि यहां पर जो केस बनने के लिए जा रहा है वो आपका RCM वाला केस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ भी आपसे चार्ज नहीं किया है और यहां पर ये एक कंपनी बैठी हुई है, नेहा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी के रूप में यहां दिखाई दे रहे हैं। खैर देखते हैं आगे क्या सीन निकल के आता है, अभी तो हम ज्यादा बड़ी बात करते नहीं हैं। तो इन्होंने 10,000 की एक सर्विस ली है यहां पर मोटर कार रेंटिंग के संबंध में। और क्या बोलते हैं, 9 अक्टूबर को NCPL रिसीव्ड करते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम टिक टैक इनकॉर्पोरेशन, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी सिंगापुर में लोकेटेड है, विदाउट कंसीडरेशन लिया है। टिक टैक इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स कराते हैं सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विस 50,000 रुपए, अगर हम इंडियन रुपीज में बात करके चलें तो टिक टैक से सर्विस फ्री में आई है, जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए है इंडियन रुपीज के अंदर। और ये हमारी बात हो गई जी। एंड उसके बाद आगे बोलते हैं साहब, ये 9 दिसंबर की घटना थी, ये अभी जो हमने करी है। 15 दिसंबर को सिक्योरिटी ऑफिस लोकेटेड एट द एंट्री गेट ऑफ NCPL हैज बीन रेनोवेटेड फॉर 1,50,000 एंड द सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। सेम है, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, नॉट रिपेयर मेंटेनेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 1.5 लाख के रेनोवेशन पे इन्होंने खर्चा कर दिया है दिसंबर के महीने में, और ये घटना भी इनकी दिसंबर के महीने में ही थी। तो कुछ इनवर्ड सप्लाई है, कुछ आउटवर्ड सप्लाई है, बस इतनी सी बात है मालिक, और तो कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं साहब, ठीक है। आगे बोलते हैं, NCPL ये आपस में रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन है, ठीक है जी। द ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द एक्सक्लूसिव ऑफ GST। इंटरेस्ट भी आपका एक्सक्लूसिव ऑफ GST है और बाकी वैल्यूज भी एक्सक्लूसिव ऑफ GST ही यहां पर हैं, ठीक है। मतलब GST इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और इनके जो रेट्स हैं वो बता रखे हैं, केमिकल प्रोडक्ट पे 18% है, वो कार वाले पे 5% है, होता ही हम जानते हैं। और सप्लाई ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस 18% है, और कंस्ट्रक्शन सर्विस पे ये तो हमें पहले से पता है ही है, कंस्ट्रक्शन पे 12 है, कंस्ट्रक्शन सर्विस पे 12% है, अदरवाइज आपका 18% का GST का रेट लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीने की इनकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी यहां पर क्या निकल कर आएगी जी साहब। तो यहां पर आता है आपका, देखिए ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, नेट नहीं चाहिए। तो ग्रॉस में 20 लाख तो आपका एक ये आ गया, 20 लाख ये आ गया। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो टेबल के अंदर थी, सारी की सारी ऐड की जानी है विदाउट एनी डाउट सेक्शन 15 के मुताबिक। 1,19,500 ये आ गया, 1,19,500 ये आया। सब्सिडी 2 लाख रुपए की थी, इसको इग्नोर मानेंगे क्योंकि ये यूनिट लिंक्ड है ही नहीं, तो इसको मानना है पूर्णतया इग्नोर, ठीक है। ये इंटरेस्ट मिला है
लेकिन ये दिसंबर महीने में आपका मिला है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है उसका टाइम ऑफ सप्लाई तब निकाला जाता है जिस महीने में उसकी रिसीविंग होती है। हमसे यहां पूछा गया है अक्टूबर महीने की आपको लायबिलिटी बतानी है। तो भाई साहब जहां तक सवाल है अक्टूबर महीने का, तो वहां पर तो आपका ये आएगा नहीं, ये दिसंबर महीने की लायबिलिटी में जरूर ऐड करवा दिया जाएगा। तो ये हो गया जी 20,21,19,500 21,19,500 इंटू अगर हम करते हैं 18% तो ये आता है भाई साहब 381.5 इतना ये निकल कर आ जाता है। हमारी कुछ एक आरसीएम के अंदर भी सप्लाईज हैं जिन पर हमें जीएसटी अपना भरना पड़ेगा। मेहुल ने गुजरात वाली जो बात थी ये 5 अक्टूबर की थी, अक्टूबर महीने की थी। अच्छे से जानते हैं कि जब वो अपने इनवॉइस के अंदर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है तो मामला आरसीएम का रहा होगा। हम ये भी जानते हैं कि जब सप्लायर आपका इंडिविजुअल रहता है और रेसिपिएंट एक कॉर्पोरेट होता है तो वहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाता है। 5% की वहां पर बात होती है, जीएसटी का रेट भी 5% का वहां पर आ जाता है। अगर ये ना भी दे रखा होता तो ये हमें पता होना चाहिए था कि यहां पर 5% का रेट आता है। तो जीएसटी अमाउंट यहां पर बनेगा आपका 500 रुपए का। तो 500 रुपए का जीएसटी जो मेरा आरसीएम में आता है 500 का वो बनता है। तो कुल मिलाकर जो मेरी ग्रॉस लायबिलिटी बनेगी इसमें प्लस 500 में ऐड कर दूं तो ये बनेगा 382010। सर ये भी तो आरसीएम के अंदर आते हैं, फिर ये भी शामिल करो ना मुन्ना, ये दिसंबर महीने का है, ये यहां पर नहीं आएगा। ये भी बात दिसंबर महीने के अंदर, तो यहां पर इनकी मैं कोई बात नहीं करूंगा। फिलहाल मुझे अक्टूबर महीने में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछी गई थी सो मैंने निकाल के दे दी। तो ये आपका 382010 जिससे कि आपका ये पहला सही जवाब यहां पर हो जाता है। उसके बाद पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट, दैट इज आप हमें वो बताइए जो इनमें इनकरेक्ट हैं, जो गलत हैं उनको आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसे हालात में कहीं आप क्वेश्चन में घूम ना जाएं, हर एक सेंटेंस के आगे लिखो कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फिर जो पूछा जाए याद रखना, कोई भी अगर करेक्ट इनकरेक्ट का एमसीक्यू आता है तो पहले लिख लो सबके बारे में कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विल बी इनक्लूडेड इन द वैल्यू, जी नहीं, ना इंक्लूड होगी ना एक्सक्लूड, कुछ नहीं, इसको इग्नोर मारा जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, हमें ये जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनकरेक्ट है। सर्विस रिसीव फ्रॉम टिकटैक इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अ सप्लाई, जो इंपोर्ट किए सर्विसेज भले ही वो एफओसी है बट रिलेटेड पार्टी से वो आ रही है तो वो सप्लाई तो आपकी बनती है और आरसीएम के अंदर जीएसटी भी जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट साबित हो जाता है, ये भी अपना इनकरेक्ट है। सर्विस रिसीव फ्रॉम टिकटैक इज अ सप्लाई, ये यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर, जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मेहुल, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर जी ये इनकरेक्ट है क्योंकि उस पर जीएसटी पेबल होगा, 5% से जीएसटी जाएगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो इसमें हमारे 3 इनकरेक्ट निकले, पहला और भाई साहब ये दूसरा और चौथा। तो सही जवाब आपका ये वाला यहां पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, किसका? इंटरेस्ट के संबंध में। हम जानते हैं हमारे जो सेक्शन नंबर 12-13 आते हैं सीजीएसटी एक्ट के, उसमें बताया जाता है एट द एंड की जब इंटरेस्ट की बात करें, चाहे गुड्स की सप्लाई के संबंध में हो या सर्विस के कंसिडरेशन के संबंध में हो, जब भी आपको इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा रिसीव हो जाते हैं उस समय पर हम उसको यहां पर रिकॉग्नाइज करके चलते हैं, उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के चलते हैं। चूंकि ये दिसंबर के महीने में मिला है इसलिए हमारा दिसंबर के महीने, लेकिन दिसंबर में आपके 2 निकल के आ रहे तो कौन सा बनेगा? कोई बात नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पूछा गया है। अब जो टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं इंटरेस्ट का वो तो खुद के हिसाब से देखते कि वो कब मिला, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है या बाकी जो प्रोविजंस होते हैं वो उसकी मेन सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किए जाते हैं। तो चूंकि यहां पर गुड्स की सप्लाई थी और कहां से कहां को की जा रही थी गुड्स की सप्लाई? सर जी गुड्स की सप्लाई थी हमारी यहां से यहां महाराष्ट्र को की जा रही थी, तो जो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई था वो मेरा महाराष्ट्र यहां पर था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो भी महाराष्ट्र ही निकल कर आएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर में है और प्लेस ऑफ सप्लाई इसका महाराष्ट्र में चला जाता है, इसलिए आपका लास्ट वाला जो आंसर है वो यहां पर आकर सही हो जाता है। आगे बोलते एज्यूम करते हैं दैट देयर आर नो अदर ट्रांजैक्शंस कैरिड out by NCPL during October to December apart from ones as mentioned in case scenario.
टोटल आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग सच पीरियड इज, तो आपको अक्टूबर के महीने में कितना आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। तो हमने देखा भाई साहब, एक सेकंड, कौन से महीने में क्या पूछा इसने, कहां गया, assuming that there are no transactions carried over NCPL during October to December apart from this total ITC during, अच्छा अक्टूबर टू दिसंबर ITC कितना अवेलेबल इनको हो जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर, तो 500 रुपए का इसका मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा साहब। टिक टैक यहां से जो निकल के आया है इस पर आरसीएम के अंदर जीएसटी लायबिलिटी आएगी। ओपन मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए 18% के हिसाब से आईजीएसटी 9,000 रुपए का इसका पे करना होगा आरसीएम में कैश में, और इस 9,000 रुपए का आईटीसी भी आपको फिर अवेलेबल हो जाएगा। तो 500 ये रहा, 900 ये रहा। ये रिनोवेशन कराया है और रिनोवेशन कोई रिपेयर मेंटेनेंस टाइप नहीं था, ये इन्होंने कैपिटलाइज किया है, जिस लाइक कंस्ट्रक्शन सर्विस ये है। और कंस्ट्रक्शन सर्विस का जो क्रेडिट होता है कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिलता है, अदरवाइज कोई इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, तो इसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर 500 ये रहा, 9,000 ये रहा, 9,500 रुपए का आईटीसी आपका अक्टूबर से दिसंबर यहां पर बना दिया जाएगा, ऐसे करके मालिक, ठीक है। उसके बाद और क्या निकल के आता है साहिब, उसके बाद में सर जी हम बताएं, भगवान झूठ ना बुलाए। क्वेश्चन कहां है, ये रहा क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब ये वाला था 9,500 का। इन द गिवन केस सिनेरियो इफ टिक टैक incorporation is not subsidiary of NCPL and has supplied the technical consultancy service NCPL without consideration, तो फिर ये सप्लाई ही आपकी नहीं बन पाती, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो भी रिलेटेड पार्टी से या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन से आ रही है, तभी आपकी वो सप्लाई बनती है। अगर मैं इसमें से एक भी एलिमेंट हटा देता हूं तो सप्लाई नहीं बन पाएगी। तो अगर वो रिलेटेड पार्टी से नहीं आ रही है तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो क्या बोलता है, एग्जम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड, नॉट ए सप्लाई, ये इसका सही जवाब होगा कि ये एक सप्लाई ही नहीं है। इस प्रकार से आपके ये हम 20 नंबर तक यहां आ गए हैं, बाकी बातें अपने अगले डिस्कशन में करके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय एंड लव यू, बाय बाय बाय।